आज बिहार विधानसभा में कांग्रेस का स्ट्रेंथ कितना है? महज 19 विधायक हैं इनके। कांग्रेस के पास 1980 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 169 विधायक जीत कर आए थे और 1985 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तो और भी बड़ी संख्या 196 कुल 196 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे। तो दोस्तों 1990 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या टोटल 71 पर चली आई। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज बाय मृत्युंजय सिंह के इस एपिसोड में यानी आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका संबंध भारतीय लोकतंत्र के 2-3 दशक पुराने इतिहास से है, तो बहुत ही रोचक टॉपिक पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी भारतीयों को जरूर जानना चाहिए। देखिए, अभी 2024 का चुनाव होने वाला है और 2024 के इस चुनाव के ठीक पहले विपक्षी मोर्चा जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से टॉपल किया जाए। और ये लोग बार बार संविधान, लोकतंत्र, बड़ी बड़ी बातों की दुहाई दे रहे हैं। इन लोगों का ये स्पष्ट कहना है कि देश में इस समय फासिज्म आ गया है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। फिर इनको मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक व्यक्ति पूरी तरह से पार्टी के ऊपर हावी है और ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की चाहे जो स्थिति हो, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि 1980 के चुनाव में और 1984-85 के चुनावों में हम बात करेंगे बिहार की, उसी बिहार की जिसकी राजधानी पटना में अभी राहुल गांधी सिरमौर बने हुए थे और तकरीबन 15 राजनीतिक दलों के तकरीबन 20 से अधिक नेता यहाँ जुटे और सबने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया कि वो आगे देश का नेतृत्व करें। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, क्योंकि उनको लगता है कि भारत विखंडित हो चुका है। तो ठीक है, भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत को विखंडित किसने किया? हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति की। आपको हम बता दें कि आज बिहार विधानसभा में कांग्रेस का स्ट्रेंथ कितना है? महज 19 विधायक हैं इनके। कांग्रेस के महज 19 विधायक हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि कांग्रेस बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उस समय बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें हुआ करती थीं और कांग्रेस के पास 1980 में, 80 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 1980 में, उसमें कांग्रेस के पास 169 विधायक जीत कर आए थे। और 1985 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस के पास कुल 196 विधायक चुन करके आए थे। और इस पूरे दौर में 1980 से लेकर 1991 के बीच कांग्रेस की अध्यक्षता और प्राइम मिनिस्टरशिप यानी देश के का जो सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद है वो इंदिरा गांधी के हाथों में रहा 1980 से लेकर के 84 के बीच। और 1984 से लेकर के और 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। और 1980 से लेकर 1991 के बीच आधे समय तक इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, यानी कांग्रेस का जो संगठन था उस पर पूरा वर्चस्व नेहरू गांधी परिवार का था। और अगर हम बात करें कि बाद में राजीव गांधी 1984-85 से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और उनका पूरा वर्चस्व रहा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इनकी सीटों की संख्या 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में धाम से नीचे गिरता है। जहां 1985 में 196 थे, वहीं गिरकर सीटों की संख्या गिरकर कितनी हो जाती है? 70-75 के आसपास इनकी सीटों की कुल संख्या हो जाती है। तो दोस्तों 1990 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या टोटल 71 पर चली आई। यानी जहां 1985 में 196 विधायक हुआ करते थे 324 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में, वहां इनके सदस्यों की संख्या घट करके 71 आई। अच्छा, ये जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में गिरावट बदस्तूर जारी रही।
कांग्रेस की सीटों की संख्या में बदस्तूर गिरावट चलती रही। आज कांग्रेस का स्ट्रेंथ ये हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है उसकी पिछलग्गू बनी है। किस प्रांत में? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत रहा है, कहा जाता है कि सत्ता की जो सीढ़ी है वो यहां से भी होकर गुजरती है। सत्ता का जो रास्ता है वो बिहार से भी महत्वपूर्ण रूप से होकर गुजरता है। यानी बिहार में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो धड़ाम से गिरेंगे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही हुआ था, नरसिम्हा राव के साथ भी 96 में ही हुआ था। बिहार में इनकी पार्टियों की संख्या तादाद लोकसभा में उतने सांसद नहीं जीत पाए और इनकी सरकार फिर दोबारा नहीं बन पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इतनी बड़ी गिरावट आई थी, आखिर इसकी वजह क्या थी? तो अगर आप बिहार में जो जिस तरह से प्रशासन चल रहा था और जिस तरह से यहाँ पर पार्टी को चलाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी को, अगर उस पर थोड़ा सा भी गौर करें तो राजनीति शास्त्र की जानकारी रखने वाला एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को साफ तौर पे बता देगा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर जिम्मेवाराना तरीके से पार्टी भी चला रहा था और सरकार भी चलवा रहा था। आप देखेंगे कि राजीव गांधी के शासन के कुल 5 वर्षों में, यानी राजीव गांधी 1984 से लेकर और 1989 तक तो प्राइम मिनिस्टर रहे और 1984 से लेकर 91 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो राजीव गांधी के कांग्रेस पर वर्चस्व और देश के सत्ता पर वर्चस्व के इस पूरे कालखंड में बिहार में कुल 5 वर्षों के दौरान, यानी 85 से 90 तक 4 मुख्यमंत्री हुए। कुल कितने मुख्यमंत्री हुए? 4 मुख्यमंत्री। यानी एक मुख्यमंत्री का ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कितना साल होता है? 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों की भी अपनी भूमिका होती है इस देश में शासन को चलाने में, एक स्थिर प्रशासन देने में, और राज्य के नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। यह संविधान सम्मत है। लेकिन पार्टी पर इस तरीके से वर्चस्व स्थापित करके और मुख्यमंत्रियों को 1 वर्ष से भी कम का समय देना ऑन एन एवरेज, और 5 वर्षों में 4 मुख्यमंत्री, 4 चेहरे लेकर के आना, ये ऐसी कौन सी ना अहली थी या ना काबिलियत थी इन मुख्यमंत्रियों में जिनको पहले चुना गया और बाद में हटाया गया, और उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी राजीव गांधी में काबिलियत थी उनके अंदर, स्वर्गीय राजीव गांधी के अंदर, कि उन्होंने एक बार में, राजीव गांधी ने एक बार में इतने मुख्यमंत्रियों को चुना और उनको हटा भी दिया उनके पदों से। इसकी वजह से बिहार में प्रशासन में अराजकता समा गई थी। बिहार में, अच्छा देखेंगे इनके नामों से अगर आप देख लें कि बिहार में इस पूरे दौर में मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो बिहार में जो 1985 में विधानसभा चुनाव हुआ, इसके ठीक पहले चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो राजपूत या ठाकुर जाति से थे। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होता है 1985 का, उसमें पहले मुख्यमंत्री बनते हैं विंदेश्वरी दुबे, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, बिहार से आते थे। तो पहले विंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उनके बाद मुख्यमंत्री बनाया था भागवत झा आजाद को। भागवत झा आजाद के बाद बनाया था सत्येंद्र नारायण सिन्हा को, और सत्येंद्र नारायण सिन्हा या सिंह भी उनका टाइटल है, जो कि राजपूत या ठाकुर समुदाय से थे। और चौथे मुख्यमंत्री फिर से जगन्नाथ मिश्र को बनाया जाता है। इंदिरा गांधी के दौर में भी यही दौर था कि जगन्नाथ मिश्र और चंद्रशेखर सिंह, यही 2 मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते हैं। तो देखा जाता है कि इन पूरे 10 वर्षों के दौरान सत्ता की चाबी पूरी तरह से सवर्ण जाति के नेताओं के हाथ में होती है, और उनके अंदर भी किसी तरह की प्रशासनिक क्षमता विकसित होने के पहले ही उनको पदों से हटा भी दिया जाता है। ऐसी सूरत में बिहार में पूरी तरह से जातीय अराजकतावाद की राजनीति जो थी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई। कहा जाता है कि उस पूरे दौर में जो मंत्रिमंडल था, बिहार में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, उसमें अगड़ी जाति के लोगों का बोलबाला था, और ब्लॉक से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के, और किसी भी स्तर के प्रशासन में मध्यवर्ती जाति या पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जरा सा भी स्पेस नहीं था कि वे लोग ब्लॉक में जाकर खड़े हो सके, उसके भवन में घुस करके, या पुलिस
स्टेशन में जाकर के अपने लिए न्याय की मांग कर सकें, अपने अधिकार की मांग कर सकें, ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं था। वोटिंग का पैटर्न के बारे में तो ये कहा जाता है कि जितने भी 80-85 के जो ये चुनाव हुए थे, इन चुनावों में तो कई बूथ ऐसे होते थे जिनमें कि 4 और 5 लोग बैठ करके और अधिकतम वोटों को छाप लिया करते थे सत्तारूढ़ दल के पक्ष में। तो ऐसी सूरत में जनता के मन में जो आक्रोश था, वो आक्रोश आज भी बरकरार है और इसी का नतीजा है कि बिहार में कांग्रेस 1990 का चुनाव के बाद फिर कभी पनप नहीं सकी। सबसे मजेदार बात यह है कि 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 30, उस समय बिहार से 54 सांसद लोकसभा में चुन कर जाते थे, तो 1980 के चुनाव में कांग्रेस के कुल 30 सांसद चुन कर गए थे, यानी आधे से अधिक। ठीक है। और उसके बाद जो 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के कुल 54 में 48 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे गए थे। लेकिन 1989 का जो लोकसभा चुनाव होता है, राजीव गांधी की अध्यक्षता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे, तो जो ये चुनाव होता है उसमें कांग्रेस के 54 में मात्र 4 सांसद रह गए। आज कांग्रेस का सिर्फ 1 सांसद बिहार से है लोकसभा में। तो हालात को आप देख सकते हैं कि उस दौर में किस तरीके से सत्ता का अहंकार, पार्टी पर वर्चस्व का अहंकार, ये किस तरीके से सिर चढ़कर बोल रहा था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार के वंचित तबके के लोग आज तक नहीं भूले हैं। अब राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के माथे पर खेलकर और वो अपने लिए एक बेहतर छवि गढ़ सकें। तो बिहार की जनता, पब्लिक है, सब कुछ जानती है कि इनके पिता और इनकी दादी माँ जो दोनों स्वर्गीय रहे हैं, उनके शासन के दौरान बिहार की सत्ता किस तरीके से चलती रही है, किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान का दुरुपयोग होता रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये है बिहार में कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने की पूरी कहानी। करें तो चलिए अब मिलते हैं अगले